नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विशेष। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। सबसे पहले उत्तर प्रदेश विशेष में नजर डालेंगे 5 बड़ी खबरों पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश ने स्टार्टअप रैंकिंग में छलांग लगाई है और इमेजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में जगह बनाई है। तो वहीं सीएम योगी ने आजमगढ़ मंडल की आज शाम 6 बजे समीक्षा बैठक करेंगे। आपको बता दें लगातार सीएम योगी अलग अलग मंडलों की समीक्षा कर रहे हैं। वहीं आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। अब्दुल्ला आजम को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है। वहीं बस्ती में किसानों का जो धरना प्रदर्शन है वो जारी है। कोरोना का कहर भी उत्तर प्रदेश में जारी है। बदायूं में एक कोरोना पॉजिटिव प्रधानपति ने खुदकुशी कर ली है। तो 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ मंडल की समीक्षा करेंगे। तो वहीं कोरोना की भी जो तेज रफ्तार है वो उत्तर प्रदेश में जारी है। तो बस्ती में किसानों का प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश विशेष में इन सभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अब बात करते हैं लखनऊ की। स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी की बड़ी छलांग लगाई है। आपको बता दें इमेजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में यूपी ने अपनी जगह बनाई है। तो प्रदेश में लागू की जा चुकी है स्टार्टअप नीति। नई स्टार्टअप नीति के तहत बनाए जाने हैं 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें से एक मेडिकल क्षेत्र में SGPGI में बनाया जा रहा है। दूसरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए नोएडा में ऑफिशियली इंटेलिजेंस के लिए IIT कानपुर ने प्रस्ताव दिया है। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर भी बनाया जाना है। तो जाहिर तौर पर एक बड़ी छलांग। स्टार्टअप रैंकिंग में यूपी की बड़ी छलांग देखने को मिली है। इमेजिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम श्रेणी में यूपी ने ये जगह बनाई है। 10 राज्यों के साथ इस श्रेणी में उत्तर प्रदेश शामिल हुआ है। प्रदेश में लागू की जा चुकी है नई स्टार्टअप नीति। नई स्टार्टअप नीति के तहत बनाए जाने हैं 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जिसमें से एक मेडिकल क्षेत्र में SGPGI में बनाया जा रहा है। दूसरे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना नोएडा में की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए IIT कानपुर ने प्रस्ताव दिया। लखनऊ में देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाया जा रहा है। तो नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नीलेश, जाहिर तौर पे यूपी की बड़ी छलांग। देखिए सौरभ, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में एक समय था कि लोग निवेश करने से डरते थे। उत्तर प्रदेश की जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल चौपट थी। अगर इस समय हम बात करें प्रदेश की तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर बैठाया गया। तब से लेकर अब तक 3 सालों का समय गुजर गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर लगातार तमाम योजनाएं धरातल पर उतारते हैं, जिसका नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों के जो निवेश करने की क्षमता है वो बढ़ी है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के स्थान की बात करें तो देश में दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया है, जहां पर लोग निवेश करना चाहते हैं, उद्योग धंधे स्थापित करना चाहते हैं। बात करें हम डिफेंस एक्सपो की या दूसरे जो बड़े कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर किए गए, उसको लेकर उत्तर प्रदेश में जो उद्यमी है वो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से संपर्क कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अपने उद्योग धंधे स्थापित करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो लखनऊ हो, कानपुर हो, वाराणसी हो या फिर गाजियाबाद हो, नोएडा हो। इन तमाम जगहों पर लगातार जो है उद्यमी पहुंच रहे हैं और निवेश करने की बात उत्तर प्रदेश सरकार से कर रहे हैं। नीलेश, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आलोक राय असिस्टेंट एडिटर भी जुड़ चुके हैं। तो जाहिर तौर पर आलोक जी, जो उत्तर प्रदेश है वो निवेशकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। योगी सरकार लगातार उपलब्धियों पे उपलब्धियां हासिल कर रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात उत्तर प्रदेश के लिए कि जो स्टार्टअप रैंकिंग है तो उसमें उत्तर प्रदेश ने एक बड़ी छलांग लगाई है और एक बड़ा मील का पत्थर जो उसने हासिल किया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है, खासकर अगर बात करें केंद्र की, तो जब से केंद्र में बीजेपी सरकार बनी है, चाहे पहली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उन्होंने लगातार तब से ही जो है स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लगातार जो है अपनी भाषणों में बात की, लगातार उसके लिए नीतियां लाए, पॉलिसी बनाई गई, बैंकों को तमाम दिशा निर्देश दिए गए कि स्टार्टअप के लिए लोन दिया जाए, तमाम नियम कानूनों को शिथिल किया गया, आसान बनाया गया, ताकि जो भी स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनको जो इसके लिए फाइनेंस मिल सके और वो स्टार्टअप लगाए। तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार तो स्टार्टअप को बढ़ावा दे रहे हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में भी तमाम नीतियां बनाई। स्टार्टअप नीति, नई जो नीति है उसको लागू हो चुकी है और
और उसी का ये परिणाम है, सरकार परिणाम है कि आज जो है उत्तर प्रदेश एक बड़ी छलांग लगाया है, 10 राज्यों में शामिल हुआ है, जिसमें जो उसकी रैंकिंग भी अच्छी आई है और साथ ही साथ 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बन रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जिसमें मेडिकल के क्षेत्र में जो है उत्तर प्रदेश में सीजीआई में बनाया जा रहा था। नोएडा में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के, जिसके लिए IIT कानपुर में प्रस्ताव दे रहा है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा देश का इंक्यूबेशन सेंटर है वो लखनऊ बनेगा। इंक्यूबेशन सेंटर का काम ये होगा कि जो भी नए स्टार्टअप है जो शुरू करना चाहते हैं लोग, उनको वो हर तरह की ट्रेनिंग दे, उनको हर तरह की मदद मुहैया कराए, उनको मैनेजमेंट के बारे में ट्रेनिंग देगा, साथ साथ और जो तमाम सुविधाएं हैं, तमाम जरूरतें हैं उनको लिए उनको गाइडेंस देगा। तो इस पर उत्तर प्रदेश सरकार का एक बड़ा प्रयास है जो सफल होता हुआ दिखता है। निश्चित रूप से इससे एक तरफ मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि लगातार सरकार और केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी कह रही तीनों को बढ़ाया दिया जाए, यानी नवीकरण को बढ़ाया जाए, नवाचार लाया जाए, नई नई चीजें तकनीक जो है विकसित किए जाए, उनमें प्रयोग किया जाए। और बड़ी बात है लेकिन इंडिया के साथ साथ आत्मनिर्भरता को भी कहीं ना कहीं देश भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश क्योंकि देश का सबसे बड़ा राज्य, तो जाहिर बात है अगर उत्तर प्रदेश की रैंकिंग आई है तो कहीं ना कहीं जो है ये सुखद स्थिति है सरकार के लिए भी और तमाम इनोवेटर्स के लिए, और जो इन्वेस्टर्स है जो छोटे छोटे बिजनेस या इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं उसमें अपनी जो है धंधे लगाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक बड़ा स्कोप है, उनके लिए भी जाहिर बढ़ाने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो है अच्छी है। बिल्कुल आलोक। नीलेश, योगी सरकार की जो कोशिश है वो यही है कि आप नौकरी देने वाले भी बनिए, स्टार्टअप के जरिए आप लोगों को रोजगार भी ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। तो फोकस इसी बात पर है सरकार का कि लोग जो हैं वो स्टार्टअप के जरिए अपना बिजनेस भी एस्टैब्लिश करें और लोगों को रोजगार भी दें। नीलेश, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल। तो आलोक राय हमारे साथ जुड़े हैं। तो आलोक जी, बिल्कुल सरकार की कोशिश यही है कि जो हमारा युवा है वो नौकरी देने वाला भी बने। जी बिल्कुल, ये बात प्रधानमंत्री भी नरेंद्र मोदी लगातार कहते रहे हैं कि रोजगार मांगने वाले बनने से बेहतर है रोजगार देने वाला बनना चाहिए। और युवाओं को जो है करते उन्होंने लगातार ये कहा कि आप रोजगार देने वाले बनिए, ये नहीं कि रोजगार मांगने वाले बनिए। तो जाहिर सी बात है जो स्टार्टअप है वो युवाओं को देखकर के ही बनाया गया है, जो उसकी पॉलिसी है, जो नीति है, वो युवाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है और उसके लिए तमाम सरकार ने दी है, सहूलियतें भी उनको दी है। खासकर सबसे बड़ी बात होती है किसी स्टार्टअप के लिए जो है फाइनेंस, यानी पैसों की जरूरत सबसे बेसिक नीड है, उसके सोचना भी शायद मुश्किल है। तो इसके लिए ही बैंकों में तमाम नियम लाए गए, तमाम योजनाएं बैंकों ने शुरू की, के लिए केंद्र सरकार ने जाहिर तौर पे आलोक जी हमारे साथ आप बने रहिए, अगली खबर पे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो जाहिर तौर पे सरकार की कोशिश यही है कि जो युवा है वो रोजगार देने वाला भी बने। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आजम खान के बेटे जो अब्दुल्ला आजम है उन पे प्रतिबंध लगाने की तैयारी की जा रही है ताकि वो चुनाव ना लड़ सके। अब्दुल्ला आजम को 6 साल के लिए चुनाव लड़ने की प्रतिबंध की तैयारी की जा रही है। विधानसभा सूत्रों की माने तो इस बारे में विधिक का राय भी ली जा रही है। विधिक राय लेने के बाद ही इस पूरे मामले पे फैसला किया जाएगा। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म हो चुकी है। अब्दुल्ला आजम स्वार टांडा सीट से 2017 में चुनाव जीते थे। बीते साल 16 दिसंबर को हाईकोर्ट ने विधानसभा सदस्यता को अवैध बताया था। दरअसल नामांकन के समय अब्दुल्ला आजम की जो उम्र थी वो 25 साल नहीं थी, लेकिन उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र देकर जो गलत जो हलफनामा है वो गलत दाखिल किया और उसके बाद जो उनकी जो हाईकोर्ट से सदस्यता है उसको रद्द कर दिया गया था। तो इस पूरी जानकारी के लिए आलोक राय भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। तो आलोक जी, विधिक राय ली जा रही है, क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? आलोक जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल। तो जाहिर तौर पे विधिक राय ली जा रही है, इसके बाद क्या कुछ एक्शन हो सकता है? देखिए, ये पूरा मामला जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं आजम खान, उनके बेटे से जुड़ा हुआ है अब्दुल्ला आजम से, जिनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त की गई थी। ये 2017 में जो है स्वार टांडा जो रामपुर की विधानसभा सीट है वहां से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक निर्वाचित हुए थे। लेकिन चूंकि बाद में इनकी शिकायत हुई थी कि इन्होंने जो है अपने जो जन्म प्रमाण पत्र लगाए यानी उम्र से संबंधित जो दस्तावेज लगाए वो जाली थे, ये 25 साल के नहीं थे। इसके बाद भी इन्होंने चुनाव लड़ा और ये वहां से जीते थे। बाद में जब ये मामला कोर्ट में गया, फिर विधानसभा में भी आया, तो इनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई और उस सीट को जो है रिक्त घोषित कर दिया गया था। अब फिलहाल विधानसभा जो है इस पर विचार कर रही है। जो सूत्रों से अभी जानकारी मिली है कि न्याय विभाग से विधानसभा जो है विधिक राय ले रही है कि क्यों न इनको जो है 6 साल के लिए प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा
फ्रॉड, जिसको कहना उचित होगा, फ्रॉड किया था। इन्होंने जाली दस्तावेजों का सहारा लेकर जो है अपनी उम्र दिखाई और उसके बाद ये विधानसभा के लिए निर्वाचित होते हैं, विधायक बनते हैं। तो इस सब को लेकर जो है न्याय विभाग से विधानसभा विधिक राय ले रहा है और ये माना जा रहा है कि जल्द ही राय मिल जाएगी, न्याय विभाग द्वारा विधानसभा को दे दी जाएगी, जिसके बाद इन पर एक बड़ा प्रतिबंध लगेगा और ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं आजम खान के लिए और खासकर समाजवादी पार्टी दोनों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। जी बिल्कुल आलोक, जिस तरह से 8 सीटें हैं तकरीबन जिसपे उपचुनाव होने हैं, नाक का सवाल है बीजेपी के लिए भी, सपा के लिए भी, जो बसपा है उसके लिए भी, कि 2022 की एक तस्वीर साफ हो सकती है। तो जाहिर तौर पे अगर अब्दुल्ला आजम उस सीट से दोबारा लड़ते हैं तो सपा को फायदा होगा। यही कोशिश है बीजेपी की या फिर सरकार की कि अगर अब्दुल्ला आजम नहीं जीते, अगर वहां से खड़े होंगे तो जाहिर तौर पे विपक्ष जो बीजेपी है वहां पे उसको फायदा हो सकता है। जी बिल्कुल, अगर आजम खान के परिवार से या फिर उनके बेटे को अगर प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो जाहिर सी बात है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि जो उपचुनाव होने हैं उत्तर प्रदेश में 8 विधानसभाओं के, जिसमें एक जौनपुर की सीट थी जो पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के मरने से खाली हो गई, मल्लनी, वो सपा के कब्जे में थी। और साथ ही साथ जो रामपुर की सीट थी जो आजम खान के बेटे जहां से जो है घोषित किए गए, जिनका चुनाव जो है रिक्त हुआ था, कैंसिल हुआ था, वो भी सपा कब्जे में थी। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा झटका होगा सपा के लिए, क्योंकि निश्चित रूप से दूसरी तरफ बीजेपी को भी फायदा होगा, क्योंकि अगर आजम खान का परिवार या उनका बेटा वहां से दावेदारी नहीं कर पाएगा रामपुर से, तो ये सीट सपा के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल होगा, असंभव के बराबर होगा। तो ऐसे में बीजेपी की पूरी कोशिश है, क्योंकि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने और जाहिर सी बात है जो 8 सीटों के उपचुनाव, इनसे बहुत ज्यादा कुछ जो है सीन जो है सामने आ जाएगा, बहुत तस्वीर साफ हो जाएगी कि 2022 में क्या रुझान रहेगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि इन 8 सीटों पर अपना कब्जा जो है बरकरार रखा जाए, इनको जो है फिर से जीता जाए। जो उसके कब्जे में सीटें थी उसके साथ साथ जो नहीं थी, जो सपा के कब्जे में, बहुत बहुत शुक्रिया आलोक जी पूरी जानकारी देने के लिए। तो साफ तौर पे आजम खान के बेटे पे चुनाव ना लड़ सके इसका जो प्रतिबंध है इसकी लगाने की तैयारी की जा रही है। अब आगे विधिक राय क्या कुछ होती है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आगे जो राय है वो क्या बनती है, क्योंकि याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में 8 सीटें ऐसी हैं जहां पे उपचुनाव होना है। 2022 की तस्वीर काफी हद तक साफ होगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी लगातार मंडल वाइज समीक्षा कर रहे हैं। आज आजमगढ़ मंडल की सीएम योगी समीक्षा करेंगे। शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा बैठक होगी। आपको बता दें सीएम योगी अयोध्या, सहारनपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, मिर्जापुर मंडल की अब तक समीक्षा कर चुके हैं और उसके बाद एक्शन भी देखने को मिला है। तमाम बैठकों के बाद जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो नपे हैं। तो जाहिर तौर पे जो आज की जो बैठक है काफी अहम, लगातार समीक्षा बैठकों का जो दौर है वो जारी है। आजमगढ़ मंडल की आज सीएम योगी समीक्षा करेंगे। जो अधिकारी हैं उनसे जो विकास कार्य हो रहे हैं आजमगढ़ मंडल पे उसकी जानकारी लेंगे। देखिए हमने आपको अपने सरकार शो में भी बताया था कि किस तरीके से जब समीक्षा बैठक होती है तो सीएम योगी के पास जो ग्राउंड पे अधिकारी हैं उनसे ज़्यादा जानकारी होती है। तो कई बार अधिकारी इसीलिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बैठकों से पहले, ताकि सीएम योगी किसी अगर सवाल का जवाब वो पूछ लेते हैं तो फिर वो जाहिर तौर पे उनके पास वो जवाब होना चाहिए। तो हर बैठकों की जो अनसाइड स्टोरीज है वो भी हम अपने खास शो सरकार में आपको बताते रहते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात होगी बस्ती की, जहां किसानों का धरना प्रदर्शन इस वक्त चल रहा है। पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के साथ किसान ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सड़क निर्माण का विरोध करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला प्रशासन ने 4 किसानों को अब तक जेल भेजा है। किसानों ने बिना मुआवजे दिए सड़क निर्माण करने का आरोप लगाया है। बैरागल में धरना स्थल पर कई थाने की जो फोर्स है उसको भी तैनात कर दिया गया है। तो धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बस्ती में किसानों का धरना प्रदर्शन इस वक्त जारी है। तो धरना प्रदर्शन के वक्त देखिए सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है। तो राघवेंद्र सिंह बस्ती से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, बस्ती में किसानों का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है, क्या कुछ अब अपडेट है इस पूरी खबर पे? आपको बता दें राम जानकी मार्ग पर पिछले कई दिनों से किसान ने धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद किसानों को प्रशासन द्वारा जबरदस्ती उन्हें कोरोना सेंटर में भर्ती किया गया। उनके ऊपर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं और कई बार और पूर्व राज्य मंत्री सिद्धार्थ सिंह ने प्रशासन को ज्ञापन भी दिया। उसके बाद भी अभी तक किसानों को छोड़ा नहीं गया। उसी को लेकर आज फिर बैरागल गांव में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ धरने पर किसानों के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा जब तक किसान
को जेल से रिहा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे, और साथ ही उनको मुआवजा जब तक सरकार नहीं दे देगी तब तक हम लोग इसी तरह भूख हड़ताल करते रहेंगे। और लगातार इसकी जिम्मेदार पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन होगा, क्योंकि कई बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। तो साफ तौर पे बस्ती में किसानों का प्रदर्शन जारी है और इसमें सियासत भी देखने को मिल रही है। अब खबर उन्नाव से, जहां पूर्व दबंग ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों की दबंगई सामने आई है। ग्रामीणों के साथ पूर्व दबंग ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने मारपीट की है। मारपीट का विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व प्रमुख की ओर से कब्जा करने का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ग्रामीणों के विरोध पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख पप्पू सिंह के समर्थकों ने जमकर उपद्रव किया। 12 सगवर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव का यह पूरा मामला है। तो नीरज द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, क्या है ये पूरी खबर, किस तरह से दबंगई दिखाई गई है यहाँ पे? जी, आपको बता दें ये पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं जो पप्पू सिंह, ये लगातार जो है पहले भी इनके कई मामले आ चुके हैं, क्योंकि लगातार खनन को लेकर के, जमीन कब्जा हो चाहे सरकारी तालाब कब्जे हो, इनको लेकर के ये पहले से अपने लगातार जो है थाने में इनकी नजर बनी रहती है और इनकी पुलिस से साठगांठ के चलते हुए ये पूरा काम करते हैं। इससे पहले भी इनके ऊपर मामले आ चुके हैं, कई मुकदमे भी दर्ज हो चुके हैं, ग्रामीणों ने काफी विरोध भी किया है। ये कुंभी गांव में एक ताजा मामला सामने आया है, जिसमें कि ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों ने ग्रामीणों को जो है दौड़ा दौड़ा कर पीटा है, क्योंकि लगातार ये जो कब्जा कर रहे थे और कब्जे को लेकर के ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन इसमें ग्रामीणों की मारपीट हुई और मारपीट का जो लाइव वीडियो है वो वायरल हुआ है। ग्रामीणों का लगातार ये कहना है कि इस तरीके से पप्पू सिंह लगातार जो है दबाव बनाते हैं, जमीन कब्जे करते हैं, चाहे वो प्राइवेट जमीन हो चाहे सरकारी जमीन हो। तो इनके जो रवैया है लगातार इनका चलता रहता है और इनकी दबंगई जो है पूरे क्षेत्र में चलती है। जी, तो पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका। अब खबर बदायूं से, जहां कोरोना संक्रमित प्रधानपति ने अपनी जान दे दी है। कोविड अस्पताल की खिड़की से कूदकर संक्रमित प्रधानपति ने अपनी जान दे दी। खिड़की में फंसी दिखी पीपी किट और नीचे पड़े मिले जूते। फैजलगंज बहेटा के गांव सीकरी प्रधानपति को किया गया था अरेस्ट। कोविड जांच में संक्रमित मिलने पर उनको भर्ती करवाया गया था। तो बदायूं से ये पूरी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जांच में संक्रमित मिलने पर प्रधान सभापति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने अपनी जान दे दी। कोविड अस्पताल की खिड़की से कूद के उन्होंने अपनी जान दी है। खिड़की में फंसी दिखी पीपी किट और नीचे जूते भी पड़े मिले। तो बदायूं से सुनील मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, आखिर जब इन्होंने खिड़की से कूदकर अपनी जान दे दी, कहां सोया हुआ था पूरा का पूरा जो अस्पताल प्रशासन है वो? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये 7 तारीख को अरेस्ट किए गए थाना फैजगंज बेटा पुलिस द्वारा, और कल सुबह इनकी मृत्यु की सूचना परिजनों के मुताबिक बताई जा रही है। लेकिन शाम को सूचना दी गई अस्पताल प्रशासन द्वारा, ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। दूसरी चीज, बिल्कुल सुनील, मतलब कोई क्या सीसीटीवी नहीं था जिसमें तस्वीर साफ हो सके? वो कूदे तो कैसे कूदे? मुताबिक जो बताया जा रहा है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की बात सामने आ रही है। सुनील जी, फिलहाल मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है प्रशासन। बिल्कुल जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सुनील, ये बताइए, कोई सीसीटीवी नहीं था जो जिसमें वो दिखाई दे रहे हो कि वो कूदे हैं या नहीं कूदे हैं? जाहिर तौर पे जो पूरा प्रशासन, अस्पताल प्रशासन, इस पे सवाल उठेगा। जी, मृतक का जो भतीजा है उससे मेरी हुई, उन्होंने मुझे बताया कि जो है हमें देर शाम सूचना दी गई और हम पहुंच। जाहिर तौर पे इस खुदकुशी को परिवार संदिग्ध बता रहा है। अगली खबर शाहजहांपुर से, जहां बीए की छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की है। मां से विवाद के बाद छात्रा ने पुल से छलांग लगाई। नदी में डूब रही छात्रा को स्थानीय लोगों और पुलिस ने बचा लिया है। शाहजहांपुर के राजघाट चौकी का यह पूरा मामला है। राहत की खबर यही है कि युवती को बचाया गया। स्थानीय लोगों ने जब उसको डूबते हुए देखा तो फिर उन्होंने उसको बचा लिया। आसिफ अली शाहजहांपुर से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे जुड़ गए हैं। आसिफ, आखिर ऐसी क्या बहस हुई थी मां से, ऐसा क्या विवाद था जो छात्रा जान देने को उतारू हो गई? देखिए, ये सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली छात्रा है जो आज इसकी मां से विवाद हो गया था। हालांकि अभी ये नहीं पता है कि विवाद क्या हुआ था। नाराज होकर ये छात्रा, जो बीए की छात्रा है, वो घर से निकली और गर्रा पुल के ऊपर पहुंच गई। वहां से सीधे इसने नदी में छलांग लगाई थी। हालांकि इस दौरान जो वहां पर लोग मौजूद थे, उन लोगों ने देखा और उसको फौरन जाकर नीचे
नदी में डूबते हुए बचाया। जो स्थानीय पुलिस है वो भी मौके पर पहुंची है, उसकी भी मदद से इस छात्रा को बचा लिया गया है। छात्रा को नदी से निकालकर चौकी पर लाया गया, जहां पर उससे कारण भी पूछा कि आखिर इतना बड़ा कदम क्यों उठा लिया। लेकिन जो छात्रा है वो सिर्फ मां से इस आसिफ, छात्रा की तबीयत ठीक है, उसको अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी है क्या? देखिए, उसको जो अस्पताल नदी से निकाला गया था उसके बाद उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब। चलिए, आसिफ बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो खबर प्रयागराज से, बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद पे कार्रवाई का दौर जारी है। हाईकोर्ट के पास 2 अवैध संपत्तियों पे जो बुलडोजर है वो चला है। मौके पे भारी पुलिस बल और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं। तो जाहिर तौर पे बाहुबली जो है उत्तर प्रदेश के योगी सरकार का चाबुक चल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट के पास 2 अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला है। पूर्व सांसद और बाहुबली अतीक अहमद पे जो कार्रवाई का दौर है ये लगातार जारी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बहुत अहम हो जाता है जब भी ऐसे बाहुबलियों पे कार्रवाई की जाती है तो फिर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स जो है उसको भी तैनात किया जाता है। तो आलोक मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे प्रयागराज से। आलोक, हाईकोर्ट के पास 2 अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर चल चुका है, कैसी स्थिति है मौके पर? जी सौरभ, देखिए जिस तरह से बाहुबली माफिया अतीक अहमद पर कार्रवाई लगातार जारी है, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन का भारी मात्रा पर वहां पर मौजूद है। और अतीक अहमद की जो 20 प्रॉपर्टियां चिन्हित की गई है उसमें से 2 प्रॉपर्टियां गिराने की काम चल रही है। इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने हाई कोर्ट के पास अतीक की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलवाया है और 2 प्रॉपर्टियां गिराए जाने का काम चल रहा है। माफिया अतीक अहमद के खिलाफ 85 मुकदमे दर्ज हैं। सौरभ, जो काफी बड़ी मात्रा जो इसकी लिस्ट है काफी बड़ी है और इसको ए गैंग के नाम से जाना जाता है। और अतीक अहमद की 16 कंपनियों की जांच ईडी से कराने की जो जिला अधिकारी है उन्होंने लेटर भी लिखा है और ईडी से इसकी जांच होने की संभावना और जल्द से जल्द ईडी बिल्कुल आलोक, तो योगी सरकार की पूरी कोशिश है कि जो बाहुबली है, जो माफिया है, इनकी आर्थिक जो रीढ़ की हड्डी है उसको तोड़ा जाए। अब तक प्रयागराज में अतीक अहमद की कितनी संपत्ति है आप आंकड़ों में बता सकते हैं? जो संपत्ति कुर्क की गई है या फिर जिसपे बुलडोजर चला है, कितनी संपत्ति होगी अब तक कुल? देखिए, प्रशासन ने अतीक अहमद की 20 प्रॉपर्टियां फिलहाल चिन्हित की हैं। इसके अलावा और लोगों से डिटेल मांगी गई है और डिटेल मांगने वाले को इनाम देने का ऐलान भी किया गया है और उसका नाम गुप्त रखने को कहा गया है। जिस तरह से अतीक अहमद की प्रॉपर्टियां लोग बता रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में प्रॉपर्टियां हैं पूरे प्रयागराज में और पूरे प्रयागराज में इस पर कार्रवाई चल रही है। और आज जो 2 प्रॉपर्टियां हैं इस पर कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पे पिछली सरकारों में जिस तरीके से अवैध संपत्तियां बनाई गई, योगी सरकार उनको ध्वस्त कर रही है या फिर कुर्क कर रही है। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। कार में खून से लथपथ मिला है युवक का शव मिलने के बाद इलाके में डर का माहौल है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आरोपी की भी जांच कर रही है। साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर का ये पूरा का पूरा मामला है, जहां कार में शव मिलने से हड़कंप मच गया है, लोगों में डर का माहौल है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ अभिषेक पंडित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, युवक कौन है, शिनाख्त हो पाई है, कैसे इसकी मौत हुई? आज सुबह साहिबाबाद थाना क्षेत्र के मोहन नगर इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में एक टैक्सी में लाश मिली, जिसमें कि स्थानीय निवासियों ने देखते ही पुलिस को सूचना दी। उसके बाद मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद आला अधिकारी मामले में जुट गए हैं लगातार। अभी शिव को अपने कस्टडी में ले लिया है और मामले की जांच की जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो कार में खून से लथपथ युवक का शव मिला। अगली खबर सीतापुर से, जहां रिटायर्ड टीचर कमलेश मिश्रा को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। टीचर की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। सीतापुर के मोहली कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद कि उन्होंने गोली मारकर एक शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया। रिटायर्ड टीचर कमलेश मिश्रा की गोली मारकर यहां पर हत्या की गई है। शिक्षक की हत्या से इलाके में सनसनी है, लोगों में डर का माहौल है। सीतापुर के मोहली कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा का पूरा मामला बताया जा रहा है।